आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने देखा कि रिप्रोडक्शन जो है उसकी दो मेन टाइप्स होती हैं, जिसमें एक रिप्रोडक्शन वो है जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी है वो जिसमें ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। कल हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन और इसकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में तफसीलन पढ़ा। आज हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन को और उसका जो मैकेनिज़्म है उसको हम तफसील से पढ़ेंगे। अच्छा जी, आपने कल भी देखा था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो सेम है एनारोबिक रेस्पिरेशन से। यानी दोनों में क्या होता है कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है जिसकी ब्रेक डाउन होनी है और एनर्जी रिलीज़ होनी है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी और वो दो बना लेगा पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है और जो दो मॉलिक्यूल इससे बनेंगे पायरुविक एसिड के वो दोनों क्या हैं, 3 कार्बन। तो ये जो 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं ये अब एंटर होंगे इनटू नेक्स्ट साइकिल। तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है और दो पायरुविक एसिड बन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो दिस इज द प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस एंड a molecule of glucose changes into 2 molecules of pyruvic acid which are 3 carbon compounds। तो इस तरह से फर्स्ट जो स्टेप है वो तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए फिर रिपीट कर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें क्या होता है, उसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ये जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये जो हैं अब ये चले जाएंगे नेक्स्ट साइकिल में जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इसमें अब ये जो पायरुविक एसिड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी कम्प्लीटली और चेंज हो जाएगी इनटू थ्री एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, जैसे हम एक ATP है, दूसरा NADH है और तीसरा है FADH2। अब ATP जो है इसकी जो एनर्जी है ये तो रेडिली यूजेबल है, फ़ौरन से इसको जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको इसी फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं और इसे काइनेटिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो बाकी कंपाउंड्स हैं NADH और FADH2, इनमें जो एनर्जी है वो भी स्टोर्ड फॉर्म में है। जब तक ये भी ATP में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक इसको भी यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अब इन दोनों को एंटर कर दिया जाएगा इनटू नेक्स्ट स्टेप विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, ये है सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है जिनमें से एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे और तीसरे से चौथे में होते हुए जब इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होगा तो ये अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा। आपने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, और आपने जो लाइट रिएक्शन था उसमें भी ये देखा था, उसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है जब वो हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं उसके बाद जब वो लोअर एनर्जी लेवल पे वापस आते हैं तो वो एनर्जी को लूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जब हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो एनर्जी गेन करेंगे और जब वो वापस आएंगे तो एनर्जी लूज़ करेंगे। और इस रिएक्शन में वो फिर क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो उनको एक्सेप्ट करते जाते हैं और इस तरह से वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे से होते हुए जब लोअर एनर्जी लेवल पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, रास्ते में वो एनर्जी को लूज़ करेंगे और ये एनर्जी चेंज हो जाएगी टू फॉर्म ATP बनती जाएगी और इस तरीके से जितनी भी फूड के अंदर एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ATP और इस एनर्जी को अब यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में मिस हो गई, वो क्या कि जिस वक्त ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुविक एसिड है विच इज़ 3 कार्बन, व्हेन इट एंटर्स द क्रेब्स साइकिल इट चेंजेस इनटू अ 2 कार्बन कंपाउंड बाय लूजिंग 1 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लाइकोलिसिस से जब क्रेब्स साइकिल में ये 3 कार्बन कंपाउंड या पायरुविक एसिड एंटर होगा तो ये चेंज हो जाएगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A बाय कंबाइनिंग विद कोएंजाइम A, और इस तरीके से एक जो कार्बन इससे रिलीज़ होगी वो किस फॉर्म में रिलीज़ होगी, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं आपको डायग्राम की मदद से इसको तफसील से समझाती हूँ कि
से ये सारा प्रोसेस होगा। फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज जो है ये चेंज होगी पायरुविक एसिड में और इससे बन गई ATP, साथ NADH बना और इसमें एंटर क्या हो रहा है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें 2 फॉस्फेट हैं और एक फॉस्फेट जो है इसके साथ अटैच होगा तो फिर ये बन जाएगा ATP, मतलब एक बॉन्ड और फॉस्फेट का ऐड होगा, यानी एनर्जी स्टोर हो रही है। क्योंकि एनर्जी जो है एक जो फॉस्फेट बॉन्ड है इसमें आपने पीछे पढ़ा था कि 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी होती है। तो अब ये जो फूड के अंदर या ग्लूकोज के अंदर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ATP और साथ ही NAD जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NADH। अब ये जो पायरुविक एसिड है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया 2 पायरुविक एसिड बनेंगे और दोनों जो हैं बारी बारी जाएंगे अगले साइकिल में, जिसे कहते हैं हम क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले इनके साथ कंबाइन करेगा कोएंजाइम में और जब कोएंजाइम A कंबाइन करेगा तो ये चेंज हो जाएगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में। और इससे देखें अब यहाँ पे ये 3 कार्बन था और ये है 2 कार्बन, तो एक कार्बन कहाँ चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो गया। 3 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स यहाँ पे अब इसके अंदर जाएंगे, FAD, NADH+ और ADP जाएगी। ADP जो है इट विल बी अगेन कन्वर्टेड इनटू ATP, FAD विल बी कन्वर्टेड इनटू FADH2 विच इज़ अ हाई एनर्जी कंपाउंड एंड NAD विल बी कन्वर्टेड इनटू NADH। और कोएंजाइम A जो है अब यहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करके बाहर चला गया, क्योंकि आपको पता होगा कि एंजाइम्स जो हैं जब ये अपना फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद ये रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं। तो इसने अपना काम कर लिया, अब ये दोबारा से नए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है, क्योंकि एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होते। तो अब इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, फिर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 3 हैं। ये जो है ये रेडिली यूजेबल है ATP, लेकिन इसको अभी सिंप्लीफाई करना बाकी है। जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी लेवल पे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जब गुजरेंगे ये दोनों, तो तब इनसे एनर्जी रिलीज़ होगी और इसका जो रेस्पिरेशन का जो लास्ट स्टेप है यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें अब यहाँ से ऑक्सीजन एंटर होगी और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से ये हटकर और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी और ये बना लेगी वाटर। ऑक्सीजन बाहर से आएगी, हाइड्रोजन पहले से अवेलेबल है, NADH के साथ अटैच है, FADH के साथ है, इन दोनों के साथ से हाइड्रोजन हटेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। साथ ही साथ इनके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, वो जब लूज़ होगी तो वो बनाएंगे ATP। इस तरह से ATP बनेगी। NAD+ और FAD+ जो हैं ये दोनों से फिर से तैयार हैं। इन्होंने हाइड्रोजन लूज़ कर दी है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया, इसलिए ये इन पे पॉजिटिव चार्ज दोबारा से आ गया। तो ये है पूरा मैकेनिज़्म रेस्पिरेशन का। इस डायग्राम को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, लिख के इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये तैयार हो जाए अच्छी तरह। तो 3 प्रोसेसेस हैं, ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट हो गया, सेकंड क्रेब्स साइकिल है, थर्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चलिए अब हम देखेंगे एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन के एनर्जी जो है वो कितनी प्रोड्यूस होती है किसी भी स्टेप में जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ हो रहे होते हैं NADH से या FADH2 से, या जब ATP से ATP जो है वो कितनी से बनती है, ये सारा कुछ हम देखेंगे कि एक जो मॉलिक्यूल टूटता है ग्लूकोज का तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है। अब ये साइड बॉक्स है, साइड बॉक्सेस सारे आपने तैयार करने हैं क्योंकि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इनमें से। सर ब्रिटिश बायोकेमिस्ट सर हैंस क्रेब्स डिस्कवर्ड दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल। यहाँ पे ये बताया गया है क्रेब्स साइकिल के बारे में, जो आपने पिछली स्लाइड में देखा कि सबसे पहले ये सर हैंस क्रेब्स ने जो है वो डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है क्रेब्स साइकिल। चलिए अब एनर्जी बजट क्या है। NADH जो है जहाँ पर भी होगा ये 3 ATP बनाएगा और FADH जो है वो 2 ATP बनाता है हमेशा। NADH जनरेटेड इन ग्लाइकोलिसिस गिव 2 ATP, क्योंकि एक ATP जो है वो यूटिलाइज हो जाती है इसको ट्रांसपोर्ट करने में अराउंड अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें
ये प्रेजेंट होता है बाहर, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोप्लाज्म में। तो जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो क्योंकि पायरुविक एसिड पहले बाहर था, तो जब ये अंदर उसके जाता है तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक एटीपी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है। अच्छा जी, ईच FADH2 प्रोड्यूसेस 2 ATP। NADH जो है वो 3 बनाएगा, FADH2 2 बनाएगा। तो टोटल जो ATPs बनती हैं वो बनती हैं इसमें 36। Note that during aerobic respiration of glucose molecule only 2 ATP molecules are gained। आपने पढ़ा था पीछे कि एनारोबिक में सिर्फ जो है वो 2 ATP बनती हैं। It is because there is no Krebs cycle and electron transport chain in anaerobic respiration। तो उसमें चूँकि ये दोनों चीज़ें नहीं होती, इसलिए जो टोटल ब्रेक डाउन है इसकी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वो कंप्लीट नहीं होती है, और इस वजह से एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है। क्योंकि जो मेजॉरिटी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है क्रेब्स साइकिल में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो उनमें चूँकि ये दोनों एब्सेंट होते हैं, इसलिए एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है। उसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है, कौन सा? ग्लाइकोलिसिस। साथ साथ आप अपने आप को भी टेस्ट करते रहा करें आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि किस तरह से कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एटीपी। यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू चेंज हो रही है पायरुविक एसिड में, 2 एटीपी बन रहे हैं और एक एटीपी जो है वो यूटिलाइज हो गई, और इस तरह से एक एटीपी जो है वो इसका नेट गेन होगा। और इसके बाद NADH जो है ये बनाएगा 4 ATPs। और अब क्या है कि यहाँ पे हो रहा है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में 6 NADH बनते हैं, 2 FADH2 बनते हैं। FADH2 जो है वो 2 बनाते हैं, तो 2 2s are 4 हो गए। और NADH जो है वो हर एक जो है वो बनाता है 3, तो 6 3s are 18 ये हो गए। और यहाँ पे 2 NADH थे, तो NADH जो हैं ये बना लेंगे 2 3s are 6 ये हो गए। और यहाँ पे वैसे तो बनने चाहिए थे 6, लेकिन बन रहे हैं 4, क्योंकि जो 2 हैं वो यूटिलाइज हो गए हैं पहले ही। आपने यहाँ पे पढ़ा कि वो यूटिलाइज हो जाते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ NADH अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो 2 ATP यहाँ से हो गए, टोटल बन गए 36 ATPs। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स में टोटल जो है वो 36 ATPs जो है वो उसका नेट गेन होता है। तो यहाँ पे आपका रिस्पायरेशन का जो चैप्टर है वो रिस्पायरेशन का जो टॉपिक है वो हो गया है कंप्लीट।